नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3। चैप्टर का नाम है अतीत में दबे पांव। तो चैप्टर हम अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके थे और काफी कुछ चीजें एक सारांश के रूप में हमने उस चैप्टर को पढ़ लिया था, यानी कि आखिर इस पाठ में है क्या। तो इस पाठ में हमने सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो सिंधु घाटी की ये सभ्यता है, इसमें मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मुर्दों का घर या मुर्दों का स्थान। तो एक तरह से इस सभ्यता के बारे में हमने जाना और कैसे इस सभ्यता में कैसे ये सारी चीजें जो भी चीजें वहां पर थी, वहां के घर, वहां की नदियां, वहां के नाले, वहां की सड़कें, वहां की स्नानघर, वहां के एक तरह से सारी चीजें। तो आज हम इस चैप्टर को आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है। आपने लास्ट सेशन में देखा कि काफी सारी ऐसी चीजें थी जो हमें पहली बार पता चल रही थी, यानी कि आपने देखा कि आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल नई थी। शायद आपने अपनी हिस्ट्री की, अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तिका में ये सारी चीजें पहले पढ़ी होंगी, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में ये सारी चीजें पढ़ना बिल्कुल एक नया ही इंटरेस्ट, एक नया ही, देखिए जब हम इसको हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं, इतिहास के रूप में पढ़ते हैं तो या जियोग्राफी के रूप में पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इन सब चीजों में। लेकिन एक हिंदी सब्जेक्ट के रूप में जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस तरह से सभ्यता के विकास के बारे में जान रहे हैं, कैसे उस समय का जो शहरीकरण था, कैसे वहां की चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड थी, सारी चीजें उस समय पर भी कैसे सुनियोजित तरीके से उन्होंने अपना नगर नियोजन कैसे उन्होंने वहां पर किया हुआ था, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो देखिए अगर हम इसको आपकी अगर पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे तो ज्यादा ये इंटरेस्टिंग रहेगा और ज्यादा आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे चित्र जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं उनको पढ़ के, उनको देखकर आपको बिल्कुल ये चीजें आप कभी भूल नहीं पाएंगे और हमेशा आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा चैप्टर को पढ़ने में। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर को पढ़ लिया था और हमने यहाँ पर ओम थानवी जी के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि लेखक परिचय भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो अब हम एक बार चैप्टर को फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो ये चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पर एक बार रीड करेंगे, क्योंकि ये जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है वितान, इसमें आपका बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं होती कि आपको चैप्टर को पढ़ना है और उसके बाद आपका इस पाठ से अगर आप चैप्टर को केवल रीड कर लेते हैं, चैप्टर को केवल एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इस चैप्टर में कई ऐसे प्रश्न भी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको चैप्टर को पढ़ने के बाद देना है। और अगर आपने चैप्टर को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके लिए पाठ के प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर कि अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो आप एक चीज देखेंगे जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस तरह से देखिए, आपको यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो लिखा गया है उस पर लिखा है 1 और यहाँ पर जो हड़प्पा लिखा गया है वहां पर लिखा गया है 2। तो ये एक्सप्लेन किया गया है। देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों को यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 1 जो आपका लिखा है। कई बार आप ध्यान नहीं देते हैं, कई बार आप
इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप केवल चैप्टर रीड कर लेते हैं और इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर बताया है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान है जहां पर ये सिंधु घाटी की सभ्यता बसी थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो यहाँ पर सभ्यता है इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है और इसको वर्तमान समय में यानी कि आजकल इसको मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। और दूसरा शब्द हमने पढ़ा था हड़प्पा, नंबर 2। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान है जो पाकिस्तान में जितना पंजाब है, देखिए पंजाब हमारे हिंदुस्तान में भी है, हमारे भारत में भी है, लेकिन जितना जो पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान में है वहां का पुरातात्विक स्थान ये है। और यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था, हड़प्पा। ये सिंधु घाटी की दूसरा जो था नगर था। प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये केवल इसमें हम भारत के लिए नहीं जबकि बल्कि दुनिया के जितने भी प्राचीन शहर हैं, जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा पुराने और सबसे नियोजित यानी कि बहुत अच्छे से जहां पर हर चीज का, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि कैसे वहां पर नगर नियोजन किया गया था, यानी कि कैसे वहां पर घर बनाए गए थे, कैसे वहां पर निम्न वर्ग के लोगों के घर थे, कैसे उच्च वर्ग के लोगों के घर थे, वहां की सड़कों की जो चौड़ाई थी, मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी और जो अंदर जो गलियां थी उनकी चौड़ाई कितनी थी, घरों के मुख कैसे थे, घरों में खिड़कियां कैसी थी और इस तरह की बहुत सारी चीजें। अभी देखिए काफी कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आप नहीं पढ़ पाए थे लास्ट सेशन में, इसीलिए हम इसको चैप्टर के द्वारा पढ़ रहे हैं, पाठ के द्वारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हमें इस पाठ में पढ़ने को मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नियोजित शहर ये माने जाते थे, यानी कि बहुत अच्छे से मेंटेनेंस, बहुत अच्छे से इनका नियोजन किया गया था। तो दूसरा ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्तित यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। जब सिंधु घाटी की सभ्यता जो है परिपक्व हो चुकी थी, यानी कि एक तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता जब परिवर्तित हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी, तो उस समय के ये शहर यहाँ पर माने जाते हैं। तो देखिए खुदाई में और भी शहर मिले, खुदाई के समय बहुत सारे शहर मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है और साथ ही सबसे ज्यादा उत्कृष्ट भी है। बहुत सारे शहर मिले खुदाई के दौरान, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है ये ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर माना जाता है और साथ ही सबसे ज्यादा उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई थी, जितनी भी खुदाई व्यापक तरीके से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से खुदाई यहीं पर संभव हो पाई थी। बड़ी तादाद में यहाँ पर इमारतें मिली थी, सड़कें मिली थी, धातु और पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां, चौक पर बने चित्र, भांडे, मोहरें, साजो सामान, खिलौने आदि सभी यहीं पर मिले थे। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ और क्योंकि ये सारी चीजें मिली तो इन्हीं सब चीजों के कारण सभ्यता का अध्ययन भी संभव हो पाया। क्योंकि देखिए किसी भी जो भी सभ्यता, हमें जिस भी सभ्यता के बारे में जब हमें अगर जानना है तो हमें उसके लिए क्या करना होता है कि उन चीजों का जो भी चीजें वहां से जुड़ी हुई हैं उन सब चीजों का अध्ययन करना होता है, उन सब चीजों को समझना होता है, उन सब चीजों को पढ़ना होता है। तो जब यहाँ पर ये जो सारी चीजें मिली उनसे सभ्यता का अध्ययन करना संभव हो पाया और साथ ही सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान
विकास की भेंट चढ़ गए। तो लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था इस बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी साक्ष्य थे, एक तरह से हड़प्पा सभ्यता के जितने भी सबूत थे, वो सारे रेल लाइन बिछाने के दौरान, जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। यानी कि विकास के नाम पर उन सभी को उन सभी जो एक तरह से साक्ष्य थे, वो सब साक्ष्य नष्ट हो गए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो जो है उसके बारे में ये धारणा बनाई गई है कि अपने टाइम पे वो इस पूरी घाटी की सभ्यताओं का केंद्र रहा होगा। यानी कि अपने टाइम में ये सारी चीजें जो हैं केंद्र में होंगी। जैसे होता है ना कि जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज होती हैं, सारी एक तरह से मुख्य नगर जिसको कहते हैं, मुख्य जगह जिसको कहते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर रही होंगी। तो इस तरह से यानी एक तरह की हम कहें तो राजधानी, जैसे केंद्र, हमारा केंद्र कौन है? हमारे भारत का केंद्र है दिल्ली, ठीक है। हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली। तो जितने भी बहुत अच्छे तरीके से ये शहर नियोजित किया गया था, बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर इस सभ्यता में जो है, इस जगह पे जो है नगर नियोजन था। तो एक तरह से ये राजधानी कही जा सकती है उस समय पर। और दूसरा यहाँ पर माना जाता है कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में ये था। और यहाँ की आबादी, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, कि लगभग 50,000 रही होगी, और 5,000 पहले का यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। यानी कि उस समय पर 5,000 साल पहले, देखिए जहां 5,000 साल पहले जो नगर था वहां की आबादी 50,000 रही होगी, तो ये आज के किसी महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। देखिए महानगरों में आता है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, तो ये सारे किस में आते हैं? ये महानगरों में आते हैं। तो ये शायद किसी महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। उतनी ज्यादा उस समय की यहाँ पर क्या थी? आबादी थी। और देखिए दूसरी यहाँ पर एक दिलचस्प बात और बताई गई है कि सिंधु घाटी में मैदानी संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। जो सिंधु घाटी थी ये एक तरह से मैदानी संस्कृति थी, बिल्कुल प्लेन था, मैदानी जो क्षेत्र था। और दूसरा जो मोहनजोदड़ो है ये छोटे मोटे टीलों पर बना था, जैसे कि हमने शुरुआत में भी पढ़ा था कि जो मोहनजोदड़ो जो है वो टीलों पर बना हुआ था, टीलों पर बना हुआ जो ये स्थान था। और ये चीज भी हमने पढ़ी थी कि ये टीले जो है प्राकृतिक नहीं थे। ऐसा नहीं था कि ये टीले जो है प्राकृतिक है या मतलब पहले से बने हुए हैं, लेकिन ये टीले जो है बनाए गए थे। और यहाँ पर कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती को ऊंचा उठाया गया था, सतह से ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। देखिए उस समय पर भी लोगों ने काफी दिमाग लगाया था, काफी सोच विचार कर इस तरह से काम वहां पर किया था कि सिंधु नदी का पानी अगर शहर में घुस भी आता है तो एटलीस्ट वो पानी जो है बाहर ही रहेगा, घरों के अंदर नहीं घुसेगा। तो इस तरह से ये ऊंचे नीचे टीलों से ये जो मोहनजोदड़ो है उसमें नगर बसाए गए थे। मोहनजोदड़ो की खूबी यह थी कि आदमी शहर की सड़कों और गलियों में आज भी घूम फिर सकते हैं। यानी कि वहां की जो शहर, वहां की जो सड़कें थी, वहां की जो गलियां हैं, उनमें आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यानी कि भले ही यहाँ की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका सामान भले ही आज अजायब घरों में रख दिया गया हो, लेकिन फिर भी यहाँ की जो गलियां हैं, आप देख सकते हैं, ये गली है, देखिए एक तरह की गली है। और ये कब की है? मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की, यानी कि 5,000 वर्ष पहले की ये गली है। और देखिए तब तो शायद ये चैप्टर लिखा ही गया होगा, जब ये शायद उस समय की बात होगी, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसा
टाइम जो है वो बीत चुका है, तो काफी पहले के समय की ये बात है। और अभी भी आज भी आप इन गलियों में, इन सड़कों में जो है घूम सकते हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे से इनको सुनियोजित तरीके से इनको बनाया गया था। आप देख सकते हैं कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का यहाँ पर काम किया गया था। और देखिए आगे यहाँ पर देखेंगे, देखिए भले ही ये जो वहां पर मिला हुआ जो सामान है, जो भी सामान वहां पर मिला था, क्योंकि सामान को इस तरह से नहीं रखा जा सकता, तो वो सामान भले ही आज अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। देखिए इस चैप्टर को बुक से पढ़ने का केवल एक ही रीजन है कि आप देख सकते हैं कितने सारे चित्र इसमें दिए गए हैं, कितने सारे अच्छे अलग अलग तरीकों से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। पहला चित्र आप देख सकते हैं ये मोहनजोदड़ो की गली का है, और दूसरा चित्र आप देख सकते हैं ये है मुख्य सड़क। ये है मुख्य सड़क जो कि एक 33 फीट जो है चौड़ी है। आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, 33 फीट चौड़ी ये सड़क है। और ये एक मेन रोड जिसको हम कहते हैं कि ये हाईवे, तो एक तरह से ये हाईवे है। और आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 33 फीट है, यानी कि उस समय भी किस तरह से इस जो सड़क है उसको बनाया गया होगा, कैसे देखिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सोच विचार कर ये सड़क जो है इसका निर्माण किया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भले ही ये सामान अजायब घरों के बारे में बताया था कि म्यूजियम्स शोभा बढ़ा रहा हो, लेकिन शहर जहां था वहीं पर अभी भी है, क्योंकि रोड को लेकर जाकर अजायब घर में नहीं रख सकते हैं, इन तरह की गलियों को उठाकर अजायब घर में नहीं रख सकते हैं, तो शहर जो है वो आज भी वहीं पर है। और आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, यानी कि वो इतने ज्यादा दीवारें, किले और दरवाजे और जो एक तरह से वो खंडहर हैं कि वो इतने मजबूत हैं कि आप आज भी जाकर वहां पर आराम से अपनी पीठ टिका सकते हैं, अपनी पीठ टेक सकते हैं। और घर की किसी भी देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, क्योंकि रसोई पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। वहां के जो घर हैं, उनकी जो देहरी है, उनके जो दरवाजे हैं, वहां पे आप सहम सकते हैं, यानी कि ऐसे कि जैसे होता है ना कि हम दूसरों के घर में बिल्कुल भी बिना पूछे एंटर नहीं करते हैं, तो आज भी वहां के जो घर हैं, वहां की जो खिड़कियां हैं, वहां के जो दरवाजे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से बने हुए हैं, और साथ ही उनकी गंध भी महसूस कर सकते हैं। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन को सुन सकते हैं, जिसे पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा गया है। यानी कि उस समय पर जो सड़कें थी, भले ही वो 33 फीट चौड़ी थी, लेकिन गाड़ियों के नाम पर वहां पर बैलगाड़ी चला करती थी, घोड़ा गाड़ी चला करती थी। तो इस तरह से आप उस सुनसान मार्ग की तरफ कान देकर, यानी कि आपको देखकर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आज भी उन सड़कों पर बैलगाड़ी जो है वो चल रही है। और सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां आपको कहीं नहीं ले जाती, और ये सच है कि आंगन की जो टूटी फूटी सीढ़ियां हैं ये आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की एक तरफ अधूरी रह जाती हैं, यानी कि वो आकाश के एक तरफ जो है अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हो, और वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। देखिए आज भी भले ही जो सीढ़ियां हैं, भले ही जो ऊपरी मंजिल है, इमारत है, वो गिर चुकी है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन आप उन सीढ़ियों पर खड़े होकर अनुभव कर सकते हैं कि आप दुनिया की छत पर हैं। बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां, खुली सीढ़ियां, जहां से आप बिल्कुल इतिहास के उस पार झांक रहे हैं। आप इतिहास में नहीं देख रहे हैं, इतिहास में तो आप खड़े हैं, लेकिन यहाँ से आप इतिहास के उस पार झांक रहे हैं।
अब लेखक कहते हैं वहां सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। जो बौद्ध स्तूप है, जब से मोहनजोदड़ो की सभ्यता खत्म हुई, समाप्त हुई, बिखर गई, तो ये जो बौद्ध स्तूप है ये एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना हुआ है। कोई 50 फुट चबूतरे पर 26 सदी पहले, 26 सदियां यानी कि 100 वर्ष का समय, 26 सदियां पहले बनी ईंटों के स्तूप को आकार दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं और 1922 में जब राखल दास बैनर्जी यहाँ पर आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद, इसके इर्द गिर्द खुदाई करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, और यहाँ ईशा पूर्व के निशान है। इल्हाम का अर्थ होता है अनुभूति। उन्हें क्या अनुभूति हुई? उन्हें अनुभूति हुई कि यहाँ पर ईशा पूर्व के निशान हैं, यानी कि कई वर्ष पहले के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू किया गया। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी की सभ्यता पर की देहरी पर ले आई, और इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी कि इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष जो है लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के कारण भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। तो जो दुनिया की ये जो प्राचीन सभ्यता थी, ये होने के कारण भारत ने जो दावा किया था, उस दावे को पुरातत्व वैज्ञानिक आधार मिल चुका था। देखिए आगे पढ़ते हैं। अब लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने यात्रा की है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ एक तरह से इस पूरे एरिया की, इस पूरी जगह की जो है उन्होंने यात्रा की है। तो पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार करके हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। तो लेखक कहते हैं कि पर्यटक बंगले यानी कि जहां पर वो ठहरे हुए थे, उस पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार करके, सर्पिल पगडंडी यानी कि जो एक तरह से सर्पाकार जो पगडंडी थी, पार करके सबसे पहले वो इसी स्तूप पर पहुंचे। और पहली झलक ने, लेखक कहते हैं कि जब हम वहां पर गए तो पहली झलक ने हमें अपलक कर दिया। अपलक यानी कि पहली झलक जब हमने देखी वहां पर पहली झलक उसकी, तो हम अपलक हो गए, यानी कि हमने एक सेकंड के लिए भी अपनी पलकें नहीं झुकाई। तो इस तरह से इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। इसको नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना भी पढ़ सुन लिया हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों, देखना अपनी आंख से देखना है। तो लेखक कहते हैं कि भले ही हमने चीजों के बारे में कितना ज्यादा पढ़ लिया हो, कितना ज्यादा सुन लिया हो, कितना ज्यादा समझ लिया हो, लेकिन जो अब देखना जिसको सच में कहते हैं वो है अपनी आंख से देखना। बाकी सब है आंखों का झपकना। आंखों का झपकना यानी कि आपने देख तो लिया था, लेकिन उसी क्षण जो है आपकी जो आंखें हैं वो झपक गई, आपकी पलकें जो है वो झपक गई। तो इसीलिए सब कुछ जो है फिर से चला गया, फिर से समाप्त हो गया। मौसम जाड़े का था। लेखक कहते हैं मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करते हुए।
और यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता था। लेखक कहते हैं कि ये इलाका जो था बिल्कुल राजस्थान से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। यहाँ पर रेत के टीले नहीं थे, भले ही यहाँ पर रेत के टीले नहीं थे, खेतों में हरापन था, मगर बाकी सब वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादातर ठंड, ज्यादातर गर्मी। यहाँ धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। राजस्थान की जो धूप है वो बिल्कुल सर के ऊपर से जाती है, यानी कि एक तरह से पारदर्शी है, आप आसपास देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की धूप जो है वो चौंधियाती है, यानी कि आप धूप के सामने आंखें नहीं खोल सकते हैं। तस्वीर उतारते वक्त हमें आप कैमरे में जरूरी पुर्जे ना घुमाएं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हैं, यानी कि दृश्य पूरे ऐसे हैं, पूरे फीके, जैसे हम किसी ऐसे निर्जन, जैसे किसी ऐसे जगह पर आ गए हों जहां पर जैसे लेखक ने यहाँ पर शुरुआत में बताया, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये राजस्थान से मिला जुला कोई जगह स्थान है। बिल्कुल। तो अगर हम कैमरे के जरूरी पुर्जे ना घुमाएं, अगर हम कैमरे में जरूरी सेटिंग्स ना करें तो ऐसा लगेगा जैसे सारे दृश्यों के रंग जो हैं उड़े हुए हैं, सारे दृश्य जो हैं फीके हैं। पर इससे एक फायदा हुआ, अगर हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती तो इस तरह बार बार निहारते तो दृश्य जहन में ऐसे ठहर जाते मानो तस्वीर देखकर उनकी यादें ताजा करने की कभी जरूरत ही ना पड़े। तो लेखक कहते हैं कि हम दृश्यों को एक से अधिक बार अगर देखते हैं तो देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है, देखने से हमें ऐसा लगता है मानो कि अब हमें दोबारा तस्वीरें देखकर यादें ताजा करने की जरूरत नहीं है। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो का सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। जो स्तूप है आप देख सकते हैं, बौद्ध स्तूप। अब हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था और अभी शुरुआत में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पर जो एक बौद्ध स्तूप था आप देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे टीले पर बना हुआ था और बाद में जो ये टीले ध्वस्त हो गए तो ये ऐसे जीर्ण शीर्ण टीले पर ये बना हुआ था। तो क्या कहते हैं लेखक, स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो का सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है और इस हिस्से को पुरातत्व विद्वान गढ़ कहते हैं, और इसी हिस्से को क्या कहते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते हैं, चाहे वो राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, और बाकी शहर जो है वो गढ़ से दूर बसे हुए होते हैं। और क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया, यानी कि एक तरह से ये गढ़ है, मेन जो जगह है, और यहाँ से जो दूसरे शहर है वो दूसरी जगह पे बसे होते हैं, शायद कुछ और दूर बसे हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा चित्र यहाँ पर मोहनजोदड़ो में बने हुए इस बौद्ध स्तूप का बहुत ही प्यारा चित्र देख सकते हैं आप, कितना सुंदर है। और इसका देखिए चित्र लिया गया है, कैमरे में इसकी पिक्चर ली गई है, तो कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम से निर्जन सा ये स्थान प्रतीत होता है। अब लेखक कहते हैं सभी अहम और दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी कि पश्चिम में है। इनमें प्रशासनिक इमारतें हैं, सभा भवन हैं, ज्ञानशाला हैं, कोठार हैं और वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल की स्थापना करने के लिए अकेले ही काफी मानी जाती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अद्वितीय वास्तु कौशल हैं, ये वास्तु कौशल और अनुष्ठानिक महाकुंड जो है ये वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेले ही काफी माने जाते हैं। असल में यहाँ यही निर्माण है, यहाँ पर यही निर्माण है जो अपने मूल स्तूप में बहुत नजदीक बचा रह सका है, यानी कि अपने मूल स्तूप में बहुत नजदीक, यानी कि अभी तक काफी चीजें जो है उसमें वो है। तो लेखक बताते हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग से अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन और मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल हैं।
नगर नियोजन और यहाँ का जो मोहनजोदड़ो है वो एक अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं कि इमारतें भले ही खंडहर में बदल चुकी हैं, पर मगर शहरों की सड़कों और गलियों के विस्तार करने के लिए खंडहर बाकी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। वास्तुकार इसे ग्रिल्ड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनी में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत अधिक मिलता है, लेकिन यह रहन सहन को नीरस बनाता है। ये क्या करता है? रहन सहन को एक तरह से नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रीक शैली श्रेणी के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है और इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। यानी कि इसके बाद, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं काफी चीजें इसमें यहाँ पर लगाई गई हैं, काफी चीजें इसमें यहाँ पर बताई गई है। तो शहर के प्रारंभ होने से इस नगर के एक तरह से उनकी जो बसावट है, इनके जो काफी सारे जो हैं एक तरह से या विकसने का इतना ज्यादा अवकाश छोड़ती है कि इस पर शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना की। मोहनजोदड़ो की एक सुसांस्कृतिक समाज की स्थापना की। जो मोहनजोदड़ो थे उन्होंने साक्षर सभ्यता तथा सुसंस्कृत समाज की स्थापना की, लेकिन उनमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? इस पूरे जो भी ये यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, तो उसमें मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना की, लेकिन उनमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? अब लेखक यहाँ पर आगे बताते हैं कि स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्गी की बस्ती है और उनके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कहा जाता है कि इस वर्ग की संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? वर्ग के घर एक तरह से वर्ग के जो घर होते हैं वो इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 वर्ष तक टिक सके। जो एक तरह से जो घर के जो हेल्पर्स थे, नौकर थे, उनके लिए जो बनाए गए घर थे, काफी सारे घर थे। तो एक तरह से उनकी जो मजबूती थी वो अब वो मजबूत सामग्री के नहीं रहे, वो मजबूत नहीं रहे। तो एक तरह से वो 5000 साल ही टिक सके और उनकी बस्तियां और दूर नहीं रही होंगी, यानी कि उनकी बस्तियां दूर नहीं थी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई है। देखिए एक और सुंदर चित्र जो हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर चित्र ये आपका चित्र है। ये है एक महाकुंड। स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरते हैं। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, आप देख सकते हैं ये दाईं तरफ एक लंबी सी गली आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। बीचों बीच देखिए गली ये है, बीचों बीच दोनों तरफ जो है दीवारें खड़ी हैं। तो इसके आगे महाकुंड है, इसके आगे आप देख सकते हैं महाकुंड है। और पता नहीं सयास है या संयोग कि जो प्रबंधकों ने उसी गली का नाम देव मार्ग यानी कि डिविनिटी स्ट्रीट रखा है।
माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान जो होता था वो किसी अनुष्ठान का अंग होता था। अनुष्ठान यानी कि जैसे हमारे यहाँ सामूहिक स्नान कब होता है, जब कोई बहुत बड़ा पर्व होता है तो उसमें गंगा स्नान किया जाता है। जैसे पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, या जब भी कुंभ मेला लगता है तो उसमें गंगा स्नान किया जाता है। तो इस तरह से ये जो कुंड था ये भी इसी तरह का कुंड था। यहाँ पर सामूहिक स्नान किए जाते थे और कुंड करीब 40 फुट लंबा था और 25 फुट चौड़ा था। गहराई इसकी 7 फुट थी और उत्तर में कुंड और कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती थी। आप देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं और इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। इस कुंड के तीनों तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं और उत्तर में 2 पात में 8 स्नानघर हैं और इनमें किसी के द्वारा द्वार जो स्नानघर हैं उनका द्वार जो है किसी का भी एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। तो ये एक सिद्ध वास्तुकला का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नमूना यहाँ पर दिया गया है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड। तो बच्चों आपने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने बहुत नई और पहली बार ही पढ़ी और साथ ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक भी है। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए जितना भी आज हमने पढ़ा है इसको एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें, एक बार घर पर जरूर पढ़ें। बाकी का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।